औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस टॉपिक में बायोमॉलिक्यूल्स हमने स्टार्ट किया था, उन्हीं में आज हमने हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एंजाइम्स। अब हमने बायोमॉलिक्यूल में जो इंक्लूड किया है उसमें एक मरतबा आप लिसन कर लें। प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। मैंने इनका एक यूनिट बनाया है बायोमॉलिक्यूल के नेम से, और इसी से मैंने फिर पेपर जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, एंजाइम्स को डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एंजाइम को फर्स्ट पार्ट में जस्ट इसके इंट्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। एंजाइम सबसे पहले स्टडी किया लुईस पास्चर ने, और उसने इसे नेम दिया फर्मेंट का। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एंजाइम्स को पहले फर्मेंट कहा जाता था। ये मैं डिस्कवरी की बात कर रहा हूँ। फर्मेंटेशन के दौरान लुईस पास्चर ने कहा था कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें फर्मेंट कहते हैं, जो फर्मेंटेशन के रेट को एक्सेलरेट कर देती हैं। सेकंड, हम लोग बात कर रहे हैं बुचनर की। बुचनर ने इसे ज़ाइमोजेन कहा था और बाकायदा से स्टडी किया था ईस्ट में। ईस्ट की बेस पर, जिसे आप यीस्ट बोलते हो, ईस्ट की बेस पर ही इसे एंजाइम कहा गया, जिसे बाकायदा कोने ने टर्म दी एंजाइम की। एंजाइम का जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है एंजाइमस, जिसका मतलब होता है लीव एंड। हर वो चीज़ जो आखिर में केमिकल रिएक्शन के दौरान विदाउट कंज्यूम हुए रिमेन रहती है, लीव एंड। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एंजाइम जो हैं वो बायो कैटालिस्ट हैं। स्टूडेंट, जैसे ही मैं बायो कैटालिस्ट यहाँ पे राइट करता हूँ, फ़ौरन आपके जहन में आ जाता होगा कि एंजाइम जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, सेम लाइक दैट डिक्रीज भी कर देते हैं। यानी इनका कंसर्न क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट करना या फिर डिक्रीज करना। दैट इज़ द रोल ऑफ द एंजाइम। स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट है अक्सर ही आपके एमसीक्यू में आ जाती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आप कह सकते हैं कि जब वो प्रोटीन इन नेचर होंगे तो एंजाइम्स क्या होंगे, 3D फॉर्म में होंगे, ट्राई डायमेंशनल होंगे, ग्लोबुलर होंगे, और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करूँगा कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो टर्शरी होगी। जहाँ पर भी हम फंक्शनल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं, इसका मतलब क्या आ जाता है कि दैट वर्क्स इन द इक्वस मीडियम, कि ये इक्वस मीडियम के अंदर वर्क कर रही है। फर्दर मोर हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम जो हैं अगर हम उन्हें क्लासीफाई करें तो 2 कैटेगरी में जस्ट हम इन्हें स्टडी कर रहे होते हैं। पहले हैं सिंपल एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके यूएचएस का एमसीक्यू के पॉइंट से भी, और आप पहले भी इसे कई मरतबा स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 में भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसे स्टडी किया था। सिंपल एंजाइम में
जो एंजाइम आ जाती है दैट इज़ द पेप्सिन, दिस इज़ एक्चुअली द ट्रिप्सिन। आप काइमोट्रिप्सिन भी लिख लें, काइमोट्रिप्सिन। ये वो एंजाइम हैं जो सिंपल एंजाइम्स हैं, सिंपल इन नेचर हैं। भाई सिंपल एंजाइम से क्या मुराद है? सिंपल एंजाइम से मुराद है विदाउट कोफैक्टर, विदाउट कोफैक्टर। मैं इसे मज़ीद क्लियर कर दूं कि ओनली प्रोटीन पार्ट उनके अंदर मौजूद होता है और उसके बावजूद वो क्या होती हैं? फंक्शनल होती हैं। आपका एक ओल्ड कंसेप्ट यहाँ पे चेंज होगा। आप लोग कहते हो कि जी जो सिंपल एंजाइम्स हैं जिनके पास कोफैक्टर नहीं है वो फंक्शनल नहीं होती। यहाँ पे आप देखें वो आपका कॉन्सेप्ट चेंज होने जा रहा है। जो आप प्रीवियसली थिंक करते थे यहाँ आप अपनी थिंकिंग को चेंज करें। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के पास कोई कोफैक्टर नहीं होता और वो फंक्शनल होती हैं इन केस ऑफ द डाइजेशन। सेकेंड हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं एंजाइम को इन द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इन केस ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोटीन का पार्ट भी है और प्रोटीन के पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब ये जो प्रोटीन का पार्ट है इसे कहा जाता है एपोएंजाइम और ये जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है इसे कहा जाता है कोफैक्टर। नॉन प्रोटीनिशियस हम इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोटीन नहीं है, ये वाला हिस्सा कोफैक्टर। फर्दर स्टूडेंट हम नॉन प्रोटीन पार्ट को भी डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 ऑर्गेनिक कोफैक्टर, नंबर 2 इनऑर्गेनिक। तो आप देखें पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम क्या है? दीज आर फंक्शनल एंजाइम। अब यहाँ पे आप लोग उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि विदाउट कोफैक्टर होलो एंजाइम इनएक्टिव होगी, वो फंक्शन नहीं कर सकती। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो आपका पहले यहाँ इस पॉइंट के ऊपर बना हुआ था आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पे? यहाँ पे कि विदाउट कोफैक्टर जो होलो एंजाइम होती हैं वो फंक्शनल नहीं होती। वो कब फंक्शनल होंगी? जब उनके पास कोफैक्टर होगा। अब कोफैक्टर को हम डिवाइड कर रहे थे 2 पार्ट्स में। एक पार्ट को मैं कह रहा था ऑर्गेनिक पार्ट है, देखिएगा ज़रा। एक पार्ट को हमने कहा था कि ऑर्गेनिक पार्ट है और एक पार्ट को हमने कहा था इनऑर्गेनिक पार्ट। यानी कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक 2 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 लूजली अटैच्ड विद एपोएंजाइम। एपोएंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कोएंजाइम। स्टूडेंट यहाँ पर आपका एक MCQ आ जाता है कि जो कोएंजाइम हैं उन्हें यूज़ एंड रीयूज़ किया जा सकता है। ये यूज़ रीयूज़ हो सकती हैं कोएंजाइम। दूसरा जो इसका हिस्सा है ऑर्गेनिक पार्ट का उसे हम लोग कह रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली द कोविलेंटली बॉन्डेड पार्ट। जिसे आप कह रही हैं कि अटैच्ड पार्ट, वो फ्री फॉर्म में नहीं होगा। जिसे क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? वो टाइटली अटैच्ड हैं प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ, उससे वो कभी भी अलग नहीं होंगे। तो आप देखें अल्फा के ऊपर मैंने राइट किया लूजली अटैच्ड पोर्शन
और बीटा के ऊपर मैं अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें, इसको मार्कर से मैंने फोकस भी कर दिया कि ये टाइटली अटैच्ड है। एक लूजली अटैच्ड है, दूसरा टाइटली अटैच्ड है। अब जो लूजली अटैच्ड है उसे कोएंजाइम कहा जा रहा है, और जो टाइटली अटैच्ड है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जा रहा है। अब इन दोनों की एग्जांपल्स सेम बनती हैं। सबसे पहले विटामिन्स आ जाते हैं, उसके बाद नैड आ जाता है, फैड आ जाता है। ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये क्या हैं जी? अगर लूजली अटैच्ड हैं तो आप इन्हें बोलेंगे कि ये कोएंजाइम है। अगर ये टाइटली अटैच्ड हैं तो सिंपली आप बोलेंगे कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। फर्दर देखिएगा, हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे कि कोफैक्टर के हमने नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट के हमने 2 पार्ट पढ़े। फर्दर अब यहाँ पे इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ द थर्ड इनऑर्गेनिक पार्ट, ये वाला हिस्सा। इन केस ऑफ दिस, अगर इनऑर्गेनिक है कोफैक्टर तो उसे कहा जाता है एक्टिवेटर। आपने हमेशा जहन में रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्टिवेटर क्या हैं? डिटैचेबल हैं, इसमें मेटालिक आयंस आ जाते हैं। जैसे आप देखें, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, ये तमाम के तमाम वो बाईवेलेंट हैं जो एज आ कोवेलेंट एक्ट करते, एज आ कोफैक्टर एक्ट करते हैं, जिसे हम मेटालिक आयंस कह रहे हैं। इसका जिक्र मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे कर चुका था। प्रोटीन के केस में मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे जो है ना बाईवेलेंट हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के केस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मेटालिक आयंस ऐसे हैं, बाईवेलेंट ऐसे हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को फास्ट कर रहे होते हैं, बट ये हैं क्या? डिटैचेबल हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं जो यूनो के नॉन प्रोटीन पार्ट से ही कंसर्न है, यानी इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट ये हो गया था ऑर्गेनिक, सेकंड हो गया था इनऑर्गेनिक, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द मेटालो ऑर्गेनिक। आपके सामने मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ हीमोग्लोबिन की, जिसके साथ परमानेंटली अटैच होता है आयरन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटालो ऑर्गेनिक कोफैक्टर, मेटालो ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब अगर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि एक्टिवेटर क्या हैं, आपने सिंपल कहना है कि जो डिटैचेबल पार्ट है वो एक्टिवेटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कोई आयन हैं, कोई ऐसी मेटल्स हैं जो परमानेंटली अटैच रहती हैं, वो ऑर्गेनिक तो नहीं है नेचर में, इनऑर्गेनिक है, लेकिन परमानेंटली अटैच रहती हैं प्रोटीन पार्ट के साथ, तो आपने सिंपली क्या कहना है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, आप जानते हैं, आयरन। हम लोग बात कर रहे थे एंजाइम के इंट्रोडक्शन की, हम उसी में हमने सिंपल एंजाइम को स्टडी किया और फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम को स्टडी किया। फर्दर हम कैरेक्टर्स देखते हैं एंजाइम के। स्टूडेंट, आम तौर पर यहाँ पे आ जाएं ज़रा, इस जगह पर मैं बात कर रहा था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, बल्कि अगर आप ये कहें कि प्रोटीन का 90% हिस्सा एंजाइम्स होते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यू आ जाता है आपका, जिसे मैं लास्ट टाइम डीएनए में पढ़ा चुका हूँ। राइबोजाइम, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड थे, दीज आर नॉट प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है, लेकिन एक्ट कर रहा है कैसे? एज आ एंजाइम।
ये थोड़ा सा आप अपने नोटिस में रखिएगा, लिख लीजिएगा कि राइबोजाइम वो एंजाइम है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है। फर्दर देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग सिंपल एंजाइम की तरफ आते हैं। इन केस ऑफ द सिंपल एंजाइम, आपके जहन में जो क्यूरी चल रही होगी कि सर ने कहा कि ये फंक्शनल होते हैं और हमारी किताब में लिखा हुआ है कि येलो बॉक्स के अंदर अगर आप देखें वहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है पेप्सिन। वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे दो अलग बातें हैं। ये मैं पेप्सिन लिख रहा हूँ, उसकी इनएक्टिव फॉर्म नहीं लिख रहा। ये मैं ट्रिप्सिन लिख रहा हूँ, उसकी इनएक्टिव फॉर्म नहीं लिख रहा। ये मैं काइमोट्रिप्सिन लिख रहा हूँ, उसकी इनएक्टिव फॉर्म नहीं लिख रहा। इनको मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटीनिशियस हैं, ओनली प्रोटीन पार्ट है, विदाउट कोफैक्टर एक्ट करते हैं। ये एक अलग बात है। एक्टिव और इनएक्टिव ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ लें। लेट्स सी इन केस ऑफ द स्टमक, पेप्सिनोजन, सेम लाइक दैट द काइमोट्रिप्सिनोजन, दे रिमेन इन इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहती हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है बेटा। आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक है वो फास्फोलिपिड के ऊपर मुश्तमिल है, प्रोटीन उसका हिस्सा है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर हों तो क्या करेंगे? स्टमक को डैमेज कर देंगे। लिहाजा होता क्या है कि जब डाइजेशन का प्रोसेस होना हो तो क्लीव्ड होते हैं इसमें से अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड जो 40+ अमाइनो एसिड आ जाते हैं वो यहाँ से क्लीव्ड होते हैं और कन्वर्ट होते हैं किस में? इनटू पेप्सिन फॉर डाइजेशन और इनटू काइमोट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन। नो, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर कि यहाँ पे ये क्यों इनएक्टिव प्रोड्यूस हुए और बाद में आप देख सकते हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्लीव्ड कर रहे हैं अमाइनो एसिड को, टूट रहे हैं उनसे अमाइनो एसिड, उसके बाद जाकर ये पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बन रही है जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक पॉइंट हम यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करना चाहेंगे मज़ीद, जो आपके पॉइंट ऑफ UHS से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखें, हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शन करे। मिसाल देता हूँ, जैसे आप देखें सुक्रोज है, उसके लिए एंजाइम सुक्रेज आती है। इसी तरह आप देखें, फर्दर हम एग्जांपल दे रहे हैं, माल्टोज है, आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, उसके लिए एंजाइम माल्टेज आती है। ये इसे सुक्रोज को कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लूकोज प्रोडक्ट में, और इसी तरह से ये भी ग्लूकोज के प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वन थिंग हेयर इज दैट कि अगर माल्टेज एंजाइम आप पुट कर दें सुक्रोज सबस्ट्रेट में तो सुक्रोज सबस्ट्रेट कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी। या अगर आप सुक्रोज को इन केस ऑफ माल्टोज इंप्लीमेंट करें तो कभी भी माल्टोज की डाइजेशन नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक विद सबस्ट्रेट। या आप ये भी कह सकते हैं कि तमाम के तमाम जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रेट को एक्सेलरेट करते हैं, अदरवाइज वो एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते। एक पॉइंट ये आ गया। फर्दर स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। ये एक पॉइंट है, लाजमी आपने समझना है, गौर करना है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप वही रटी रटाई बात फ़ौरन यहाँ पे कर देते हो। फर्स्ट ईयर में आपने याद किया हुआ होता है